और पंजगोर में फोर्सेस के ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग में 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं। नोशकी में 11-12 बंदे जख्मी हो गए हैं और 5 जवान वहाँ शहीद हो गए हैं। 9 लोगों को वहाँ दहशतगर्दों को भी मारा गया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इंटरनेशनल ताकतों की पुष्टपनाही होती है। पंजोर से भी और नोशकी से भी दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया। अफगानिस्तान के हवाले से चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकतदारी का कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 4 रोज़ा दौरा चीन। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट की स्कीम गैर आईनी करार। कोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ शदीद जहनी दबाव में हैं। डॉक्टर्स ने सफर करने से रोक दिया। डॉक्टर्स ने अस्पताल जाने का कहा। नवाज शरीफ फैक्ट्री पहुँच गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपना मुआयना कराने के बजाय फैक्ट्री का मुआयना करते रहे। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क़याम करना चाहते हैं। ये जो सियासी ड्रामाबाजी है उसको छोड़ना चाहिए और यहाँ वापस आए। प्रोसीजर्स, उनका इलाज उस वक्त खत्म होगा जिस वक्त उनके डॉक्टर समझेंगे। इमरान खान या उसके जो चेले चांटे हैं ना जी, उनकी जो है ना अपना असेसमेंट नहीं चलेगी। यहाँ पे मेडिकल से जो है ना भाड़ में जाए जहाँ तक यानी इनका ताल्लुक है। ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। जो छुप के डील के सियासत करते हैं उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्हें चाहिए कि वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े। हमने 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से कौम को दावत दी है। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शौक है, ना धरने में कुछ होगा ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़ा ही दिल दुखी करने वाले 24 घंटे गुजरे बिटवीन यस्टरडे एंड टुडे। आपने देखा नोशकी में, पंजगोर में 2 दिन ऑपरेशन चले। इसमें 9 टेररिस्ट जो से उनको जहन्नम रसीद किया गया और हमारे 7 शहीद हुए अफसरान, उसमें 1 कैप्टन और 6 जवान, यंग ब्यूटीफुल हैंडसम कैप्टन वो उन्होंने किया। आज भी मॉपिंग ऑपरेशन जौन सा है वो चल रहा है पंजगोर में, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। पंजगोर वाला जो एरिया है पंजगोर का, ये तकरीबन कोई 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस के ऊपर जाके वाक़या हुआ था। नोशकी जैसा आपको पता है अफ़गानिस्तान का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और जो अभी तक इंडिकेशंस हैं कि जो बॉर्डर फेंसिंग अफ़गानिस्तान के साथ बहुत हुई हुई है, लेकिन जो हिस्सा इरानियन बॉर्डर की तरफ है शायद शुनीद है कि शायद वहाँ से ज़्यादा ही पेनिट्रेशन हुई हुई है। और नोशकी के अंदर वैसे भी ट्रेडिशनली हमने देखा है जो पॉपुलेशन में काफ़ी तनासुब है, जिनका इरानियन एरिया के साथ ताल्लुक़ भी बनता है और ये एक बड़ा फेवरेट स्मगलिंग रूट भी है जहाँ से तेल वगैरह स्मगल होता रहा है ईरान से। और जो देखने वाली बात यह है कि अगरचे जो कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं अभी तक रवाबित वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के मुताबिक मिले हैं अफ़गानिस्तान में हैंडलर्स के साथ, इंडिया में हैंडलर्स के साथ, लेकिन गवादर जब से डेवलपमेंट हुई है और बलूचिस्तान में हमें यह भी देखना है कि कौन से ममालिक को फ़र्क पड़ता है। और क्योंकि इस तरह की चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इंटरेस्ट के अलावा होती नहीं हैं। लैंडलॉक मुल्क है अफ़गानिस्तान, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस मुल्क की कौन सी पोर्ट बंदरगाह डेवलप हो रही है। लेकिन जब आप बंदरगाह की गेम में आए तो यूएई में और ईरान में इन दोनों की 2 कलीदी बंदरगाहें मुतासर होती हैं। तो क्योंकि एक फ़ॉरेन रिलेशंस का मैटर है, लेकिन मोहतात तरीके से बात करते हुए हमें ये देखना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई दोस्त नहीं होते, सिर्फ मफादात होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को इसको थोड़ा सा इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। फिर उसके अलावा जो सवाल ये उठता है जब हम सिक्योरिटी इदारों से बात करते हैं तो वो यही बात करते हैं इंडिया से रवाबित और अफ़गानिस्तान से रवाबित। और मुझे याद है एक डोसियर भी पाकिस्तान ने दिया था एक ज़माने में एविडेंस के साथ, जिसमें 67 ट्रेनिंग कैंप्स का सबूत दिया गया था अमरीकनों को और नेटो वालों को, और ट्रेनिंग कैंप्स का जो अफ़गानिस्तान में थे और 21 थे जो भारत के अंदर मौजूद थे। इन सब की एविडेंस दी गई थी। आप पिक्चर्स देखेंगे बी रोल्स के अंदर जो इक्विपमेंट हैं इन लड़कों के पास जो मारे गए हैं, ये लेटेस्ट नेटो इक्विपमेंट है और नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं और इसके लिए एक्सपर्टीज़ भी चाहिए और ये सस्ता असला नहीं है। सो ये लोकल ग्रुप्स की गेम से बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी लगती है। जो हमने देखे भी हैं, जो फिगर्स भी आ रहे हैं, जो 2021 है तकरीबन पिछले 5-6 साल में डेडलीस्ट साल रहा है और अभी तक जो जनवरी का महीना है इसमें भी बहुत एक सीरियस वेव हो गई है। इस पर भी बात करेंगे कि क्या
उन लोगों को तो ठीक है जो हाथ मदद मिल रही है, क्या हमारी कोई बलूचिस्तान पॉलिसी है सरकार की? आखिर उनको जब लोकल सपोर्ट मिलती है और लोकल एक रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, तो उस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन इसका फ़ायदा उठा रहा है? दूसरा जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो हुसैन नवाज साहब ने एक ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है, और मुझे याद है जब पहले एक बार इंटरव्यू आया था उनका, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपार्टमेंट्स हमारे हैं, तो उसके बाद नवाज़ ख़ानदान को काफ़ी मुसीबत पड़ी थी। और अभी एक वीडियो चली नवाज शरीफ साहब की, जो हुसैन नवाज़ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जी ये तो कुछ 4-5 माह पुरानी है। उसके बाद अगर वो इतनी ही गैर उसकी कोई हैसियत नहीं थी तो फिर हुसैन नवाज़ को आके क्लैरिफाई क्यों करना पड़ा? इसके क्या पॉलिटिकल असरात हो सकते हैं, इसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बड़े दोनों सीरियस इश्यूज़ हैं। आई हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पैनल। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और सवात में ऑपरेशंस लीड करते रहे। मज़हर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं और ज़रार खोड़ो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त वैसे ट्रैफिक में फंसे हुए। मेजर साहब, जनरल साहब, मैं आपसे बात शुरू करूंगा। ये तो इंसिडेंट हो गया, लेकिन क्या हमें बलूचिस्तान में कोई पॉलिसी नज़र आती है? क्या इतने साल हो गए हैं, पहले भुट्टो साहब के ज़माने में ऑपरेशंस हुए, कॉन्टिन्यूस चीज़ चलती रही, तो ऑब्वियसली ये खाली सिक्योरिटी इशू तो नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इशू भी है। लेकिन हमें पॉलिटिशियंस वहाँ पे नज़र नहीं आते सारे इक्वेशन के अंदर। पॉलिटिशियन से बात करें तो वो कहते हैं जी सारा चीज़ सिक्योरिटी एजेंसीज ने संभाली हुई है, हम तो बस कोयटा तक महदूद हैं, बाकी जितनी पॉलिसी मेकिंग है वो इंटेलिजेंस या फ़ौज वाले करते हैं, तो हमारा रोल नहीं है। फ़ौज वालों से बात करें, वो कहते हैं कि ये स्टेप अप नहीं कर रहे और पॉलिटिशियंस अपनी वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे जो उठानी चाहिए, और कुछ चीज़ें समझ भी आती हैं। अब मैं देख रहा था कि जो बलूचिस्तान से जिन लोगों को इन्होंने दिया है वफाक के अंदर, शाहजैन बुगटी को प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा दिया हुआ है, जुबैदा जलाल उनको उन्होंने वजारत का ओहदा दिया हुआ है। ये दोनों लोग तो ना डिसिडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, ना उस फ्रंट पे डिलीवरी दे सकते हैं, तो क्या एक सीरियसनेस नज़र आती है इस मसले को डील करने में? थैंक यू वेरी मच मालिक साहब, यू हिट द नेल इन द हेड। बात यह है कि मैं जब कैडेट था पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 1976 में, तो उस वक्त मरीज के खिलाफ भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन हो रहा था, और आज जनरल बन के रिटायर हो गए हूँ, 44 बरस गुजर गए हैं, अभी तक वहाँ पर हम नाराज बलोचों की बात कर रहे हैं, नाराज बलोच हैं, डेप्रीविएशन है, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। लेकिन क्या ये 44 साल मिलिट्री का दौर रहा है? तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके जो अपने लोगों से राब्ते हैं उसकी कमी है। पॉलिटिकल लीडरशिप हैज नॉट रीच्ड आउट टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे काबिल तो हैं, लेकिन लोगों के साथ राब्ते नहीं है, उनको ना मोटिवेट कर सके हैं, ना उनके अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं, परसीव्ड डेप्रीवेशन है या एग्जिस्टिंग है, वर्चुअल है या ओरिजिनल है, जो भी सूरत हाल है उसको रीच आउट करना पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। बरसर इक़्तिदार तो हमेशा ये लोग। जनरल साहब, ये जो इश्यूज हैं, जो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू रहा मिसिंग पर्सनस का, ठीक है, उसमें इस दलील में ही बहुत वजन है कि बहुत से लोग थे जो अफगानिस्तान भी गए, फरारी भी हुए, फिर वापस भी आ गए, दाएँ बाएँ भी जहाज़ों पे चले गए, लेकिन वो एक रियल इशू था। और मुझे याद है टिल लेट, इतनी ज़्यादा अर्सा पहले तक मीडिया भी उस पर बात नहीं कर सकता था। ये इश्यूज भी तो हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज की डोमेन में आते हैं, तो देखिए सारा मलबा तो नहीं आप पॉलिटिशियंस पे डाल सकते। नहीं, देखिए सारे मलबे की बात नहीं है, बात है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसके कनेक्शन होते हैं लोगों के। सिक्योरिटी एजेंसी का राब्ता लोगों के साथ उस तरह नहीं होता जिस तरह गवर्नेंस का मैटर होता है, या जिस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पॉलिटिकल पावर जिनके पास है, गवर्नेंस जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आप यूं तो नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती और तमाम जिम्मेदारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे आती है। ऐसा भी बिल्कुल वन साइडेड लॉपसाइडेड ओपिनियन होगा। तो यकीनन मिसिंग पर्संस का एक इशू रहा, उसमें जो लोग फरारी थे, जो अपने पहाड़ों में चले गए थे, जो
गैर मुल्क में मुंतकिल हो गए थे या ब्रह्मदा बूटी की टीम का हिस्सा बन गए थे, वो लोग भी तो पिछले 20-22 बरस से तो अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज है। उससे पहले जो रशियन इन्वेजन था, सोवियत यूनियन का इन्वेजन था, उस वक्त भी अफगानिस्तान में एक इशू था। और फिर ये जो ट्रेड है, इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग, ड्रग्स का, वेपन्स का, किडनैपिंग फॉर रैंसम का, ये तमाम भी तो एक रियलिटी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपसे आपका जाती तजर्बा रहा है सवात के अंदर सारा, आपने लीड किया ऑपरेशन क्लीनअप में, बड़ा आपने आपका नाम वहाँ पे माना जाता है। यहाँ एक बड़ी बहस चली कि पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी कंफ्यूज्ड है, हमें ये नहीं पता कि हमने क्या तालिबान से लड़ना है या हमने उनसे बात करनी है। हम उनसे बात कर रहे थे कि चलें जी हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, अफ़गान तालिबान बात कर रहे हैं, और जो नाक़िद थे इस पॉलिसी के वो कहते थे कि ये ख़तरनाक टाइम आप दे रहे हैं, इनको आप वक्त दे रहे हैं, ये रीग्रुप होंगे और ये हमले करेंगे टेररिस्ट ग्रुप। और हमने देखा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रीग्रुप किया इन दिनों और फिर उनके हमलों में तेज़ी आई। यही चीज़ें हम बलूचिस्तान वगैरह में भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। और फिर हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी सुनी, बड़ी उसमें बातें आई। एज अ फॉर्मर जनरल, एज अ समबडी जिसने टेररिज्म को डील किया है, सब कुछ किया, हमने मुफ्ती मोहम्मद वाले सीन में भी देखा। क्या पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर है कि हमने लड़ना है या बात करनी है? बिकॉज दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम तो नहीं चलता। या तो अमेरिकन कहते हैं वो पहले मारते हैं फिर बात करते हैं, हम मरते हैं और बात करते हैं। मैं अपने तमाम तर तजर्बे का निचोड़ आपके सामने रखता हूँ। आई हैव लेड दिस ऑपरेशन एंड आई हैव फॉट देम एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन टीम एज वेल। अब वहाँ पे सवात में भी हमने एक वायदा किया था, एक नेगोशिएशन की थी, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। उसकी जरूरत क्यों आई थी? उस वक्त जो सवात का, एक तो ये है कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अब सवात में मुज़ाकरात में हम क्यों गए थे, मेरी रिकमेंडेशन थी, मैंने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों से ये जो शरीयत के नाम पे जंग वाला मसला है, और जो मुनव्वर हसन ने स्टेटमेंट दी थी जमात इस्लामी के अमीर ने उस वक्त, कि जो फौज यहाँ लड़ रही है उसका जनाजा नहीं पढ़ाना, उसका जनाजा नहीं पढ़ाना और वो शहीद नहीं है। अच्छा, उसने उस आर्मी को जो लड़ती ही जिहाद फी सबीलिल्लाह के नाम पे है, उस आर्मी के अंदर एक मोरल पे बहुत बड़ा डेंट डाला था और एक तासुर क्रिएट किया गया था कि जो लोग शरीयत मुहम्मदी का तकाजा कर रहे हैं उनको फौज मार रही है। तो इसलिए हमें मजबूरन इस नैरेटिव को या मॉरली डिफार्म करने के लिए तालिबान को, उस वक्त के जो दहशतगर्द थे, उनके साथ हमें बात करनी पड़ी टू एड्रेस दोज 11,000 ट्रूप्स जिनको मैं कमांड कर रहा था। जब नेगोशिएशंस हो गई, मुआहदा हो गया, और जब उन्होंने ये मुतालबा सामने रखा कि फौज यहाँ से निकाल के ले जाएं, पुलिस शलवार कमीज पहनेगी, हम डिसार्म नहीं करेंगे क्योंकि इस्लामिक फाइटर डिसार्म नहीं होता, और यहाँ का कंट्रोल हम संभालेंगे। तो उस वक्त मैंने अपने जवानों से ये बात की, अपने डिवीजन के ऑफिसर्स और मैन से ये बात की कि ये लोग इलाके पर कब्जा चाहते हैं, ये शरीयत नहीं चाहते, क्योंकि ये डिसार्म होके पुरअमन तरीके से नहीं तो आपके ख्याल में क्या अब इन लोगों से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखें, इनमें से दो कैटेगरीज हैं। एक तो जो हार्डकोर हैं, जो फॉरेन वजीफे पे पल रहे हैं ना, वो तो दहशतगर्द हैं, वो नाराज बलोच नहीं है, और ये अगले दिन भुगती। क्या जनरल साहब, एक आखिरी बात, मुझे एक चीज बताएं, क्या ये वजह तो नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की या पॉलिसी मेकर्स की बहुत ज़्यादा सख्त रवैया हमें बलूचिस्तान में इसलिए नज़र आता है कि यहाँ पे मजहबी रंग नहीं है रेजिस्टेंस के अंदर, ये एक नेशनलिज्म है जो आइडेंटिटी बेस्ड है या रीजन बेस्ड है। मैं मानता हूँ कि बलूचिस्तान को डिसफंक्शनल रखने के लिए जितना हमारे वहाँ पे फॉरेन रिजर्व्स, हमारे रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिजर्व्स हैं, हमारे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है अगर बलूचिस्तान में मिनरल एक्सप्लोरेशन हो, कुछ हो। और अगर इंडिया या कोई और मुल्क साल का 20-40 मिलियन डॉलर लगाता है इन लोगों को और वो करता है, तो बुरा सौदा उनके लिए नहीं है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है। हैविंग सेड दैट, क्या हमारे रवैये इसलिए ज़्यादा सख्त हैं कि क्योंकि हमें वो अल्लाह रसूल वाली बात उसमें नज़र नहीं आ रही, तो हमें वो मजहबियत का खौफ नहीं है, तो हम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू दिस पीपल, दूसरे जो न्यूट्रल एरिया है, हम ज़्यादा सख्ती करते हैं? नहीं मालिक भाई, देखें, मजहब का खौफ हमें न पहले था ना आज है। उसकी वजह यह है
कि ये मुस्लिम आर्मी है, क्रिश्चियन आर्मी नहीं है जो वहां पे ऑपरेशन कर रही है, एक मुसलमान। नहीं, सवात में आपको करनी पड़ी ना बात, जब मौलाना साहब ने कह दिया जनाजा हराम है, जब उन्होंने कह दिया शरीयत है, तो आपको मुस्लिम आर्मी को डिफरेंट बिहेव करना पड़ा ना। बलूचिस्तान में इश्यूज नहीं है, वहां पे कोई आपके जनाजों पे क्वेश्चन नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल कोहिजन और नेशनल एसेट कैपिटलाइजेशन का इशू है, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। अगर रेकोडेक का मुआहदा रीनिगोशिएट होके 50-50 में जा रहा है कि 25% प्रोविंस को जाएगा, 25% गवर्नमेंट को और 25% उधर, तो इसमें मुल्क का मफाद है या किसी एक तबके का मफाद है? इसको हर्ट करने के लिए 40 मिलियन अगर इंडिया इन्वेस्ट करता है तो वी हैव टू फाइट दोज पीपल जो इसको डिसरप्ट कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं, क्यों गए हैं? वो एक स्ट्रेटेजिक उन्होंने अपनी डायरेक्शन ली है और आज वो सॉलिडारिटी शो करने के लिए चाइना गए हैं और तमाम उन इश्यूज को इम्पेटस देने के लिए गए हैं जो लोगों ने एक तासर क्रिएट कर दिया था कि सीपैक स्लो हो गया है। अब अगर उसमें इम्पेटस आना है और उन प्रोजेक्ट को तेजी में लाना है तो उसको डिसरप्ट करने के लिए जो एंटी सीपैक ठीक है लेट मी गेट, मैं जरा मजहर को और बाकी दोस्तों को भी इसमें शामिल कर लूँ। पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। मजहर, मुझे एक बात बताएं, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। बलूचिस्तान की मिनरल डेवलपमेंट हमेशा से नहीं सूट करती, मैं तो खुल के बात करूंगा, ना इंडिया को सूट करती है, ना हमारे ईरान को सूट करेगी, ना यूएई को करेगी, बिकॉज इसका मतलब है बलूचिस्तान की डेवलपमेंट का मतलब है पोर्ट डेवलपमेंट, पाकिस्तान की डेवलपमेंट। तो ये अगर वहाँ पे अनरेस्ट रहेगा समझ आता है, और अगर आप वहाँ पे 10-15 सरदारों को साल के 10-10 मिलियन डॉलर भी दे दें तो आप ठीक ठाक तमाशा लगा ही रखते हैं, वो चीज़ अपनी जगह है। लेकिन जब गवर्नमेंट्स वेरियस आई हैं, इनकी पॉलिसी में जैसे मैंने कहा कि अगर आप शाहजैन बुगटी को और जुबैदा जलाल को फेडरेशन में रिप्रेजेंट करवाएंगे बलूचिस्तान को, वो क्या वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे? क्या वो रेस्टिव एरियाज़ में अमन लाएंगे? क्या वो एलिमेंट से बात कर सकते हैं? सरफराज बुगटी, दूसरे लोग थे जिन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया, वो सिस्टम से बाहर निकल गए हैं। क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी क्लियर नज़र आता है कि बस यही चलेगा, सिविलियंस फौज को ब्लेम करेंगे, फौज लेमेंट करेगी, सिविलियंस आर नॉट स्टेपिंग अप टू द पेडेस्टल? शुक्रिया मालिक। देखिए, जनरल साहब ने दो बात की। एक तो ये कि जाहिर है जो वाक़या हुआ वो बहुत बड़ा वाक़या था और उसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, लेकिन बहुत से दहशतगर्द भी मारे गए। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये उस वक्त वाक़या हुआ है जब प्राइम मिनिस्टर जो है चीन के दौरे पर जा रहे हैं, और मैं इसको बिल्कुल इंटरलिंक करता हूँ इन चीज़ों को। लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ इस वक्त जो सूरत हाल है, और पिछले कई सालों से, मुझे याद है मैं जब एमल कांसी वाला वाक़या हुआ था, जब भी मैं उधर गया था, कोयटा गया था, ये सारे वाक़यात बहुत इंटरलिंक्ड हैं। बलूचिस्तान में कोयटा शूरा भी रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कोयटा शूरा रही है। बलूचिस्तान के अंदर सेक्टेरियन इशू भी रहा है, बड़ा सीरियस सेक्टेरियन इशू रहा है, शायद किसी हद तक अब भी मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर एथनिक इशू भी है, वो भी अपनी जगह रहा है। बलूचिस्तान का बुनियादी मसला सियासी है और उसको सियासी अंदाज में हल करने की कभी भी संजीदा कोशिशें नहीं की गई, और उसके अंदर बहुत सी रुकावटें रहीं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा इक़दाम किया था जब उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मालिक को, वो ज़ाहिर है उनकी पार्टी के अंदर एक रिवोल्ट सा हो गया था, इसलिए वो 2.5 साल रहे, वरना अगर शायद डॉक्टर अब्दुल मालिक को पूरे 5 साल मिलते तो ऐन मुमकिन है कि वो काफ़ी हद तक चीज़ों को रिजॉल्व करने में या कम से कम उन लोगों को करीब लाने में और बातचीत शुरू हो जाती एक तरीके से। तो डॉक्टर मालिक का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उसको उस तरीके से ज़ाहिर है एक लिमिटेड, एक कम। लेकिन मज़र उसमें डॉक्टर मालिक, मुझे याद है जब वो नज़र बलोच की बात हो रही थी, कहते जी उनके इलाके से उससे बात करेंगे, वो तो उससे भी बात नहीं कर सके, बाकियों से क्या करनी थी उन्होंने? नहीं रहा, कांटेक्ट हुआ था। अल्लाह नज़र की आप बात कह रहे हैं, अल्लाह नज़र वगैरह से, इन लोगों से कांटेक्ट। देखिए, अभी जनरल साहब जो सिर्फ हमें सियासी लीडरशिप के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। भुट्टो साहब के ज़माने में भी भुट्टो साहब के ज़माने में भी नैब पर जो पाबंदी लगी थी, वो उस वक्त शाह ईरान का और प्रेशर था, और उस वजह से वो हुआ। ये आपको पता है, वो इराकी एम्बेसी से चीज़ें बरामद होना। फिर जब PNA की मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त जब नेगोशिएशन हो रही थी, तो भुट्टो साहब से जनरल ज़ियाउल-हक ने यह कहा कि नैब का हैदराबाद ट्रायल जो है वो ख़त्म नहीं करने की बात करनी है, और उस पर आपने, और वही मैसेज जो PNA को मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि आपने ये डिमांड करनी है। तो जब मार्शल लॉ लगा तो उसके बाद सबसे पहला इक़दाम क्या हुआ?
कि हैदराबाद ट्राइब्यूनल तोड़ दिया गया, यानी पीएनए की नेगोशिएशन में बात कुछ और की गई ताकि वो चीज़ रिफ्ट बने और फिर आगे, और फिर उसके बाद हमने कभी भी बलूचिस्तान के मामले में संजीदा कोशिश नहीं देखी। आप देखें, और अकबर बुगटी के मर्डर के बाद तो उसके बाद तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई। और उस वक्त मैंने जनरल हमीद गुल का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि ये कारण जो हुआ है बुगटी को मारने का, इससे बलूचिस्तान वापस कई साल पीछे चला गया है। तो हमने उस सिचुएशन को कभी भी एड्रेस नहीं किया। ज़रार अब भी हमारे साथ हैं। ज़रार, मुझे एक बात बताएं, फिर मैंने एक ब्रेक भी लेना है इस इशू के ऊपर। ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है, हम देखते हैं कि IGFC बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे को कमांडर की बड़ी स्ट्रेंथ होती है, सिक्योरिटी इदारे रूल करते हैं। एक ये बहस ही नहीं ख़त्म हो रही 70 साल से कि बलूचिस्तान का मसला सिक्योरिटी इशू है, इकनॉमिक इशू है कि पॉलिटिकल इशू है। फ़ौज से बात करें, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, जब पॉलिटिशियंस आगे नहीं स्टेप अप करते, जिम्मेदारी नहीं लेते, तो हमें वो वैक्यूम भरना पड़ता है। पॉलिटिशियन से पूछें, वो कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी एजेंसीज एक हद से आगे जाने नहीं देती। फिर जिस तरह वहाँ गवर्नमेंट्स गिरती हैं उसके अंदर भी हम बहुत पावर गेम्स देखते हैं, और हम यही आज तक यही मसला हल नहीं हुआ। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, और जैसे हम बार बार पहले पॉइंट आउट कर चुके हुए हैं कि बलूचिस्तान अगर तरक्की करता है पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती है। इसलिए 50-60 मिलियन साल के 100 मिलियन लगा के बड़ा सस्ता सौदा है हमारे दुश्मनों के लिए कि इसको डिस्टेबलाइज रखें। है इशू क्या ये पॉलिटिकल इशू है, सिक्योरिटी इशू है? अगर ये दोनों में से जो भी है तो ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? इट इज ऑल ऑफ द अबव मालिक। ये ना सिर्फ एक महज एक पॉलिटिकल इशू है, ना सिर्फ ये एक महज एक इकोनॉमिक इशू है, ना महज एक सिक्योरिटी इशू है। इट इज ऑल ऑफ द अबव, और हर एक चीज दूसरी चीज के अंदर फीड इन करती है। तो जब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि इसकी कोई प्योरली मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसकी कोई प्योरली पॉलिटिकल सोल्यूशन भी नहीं है। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। अच्छा, अब ठीक है, आपके अभी मैंने सारी बात सुनी थी। पहले आप आते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात होती है, हमेशा बात होती है पॉलिटिकल लीडरशिप स्टैंड अप। कौन सी पॉलिटिकल लीडरशिप? क्या हम BAP की बात कर रहे हैं या खुदा का खौफ करो? ये आपको पता है एक मैन्युफैक्चर्ड पार्टी है, जब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी ये दोबारा बिखर जाएंगे और एक और किसी और नाम की पार्टी बना देगी। ये आपके मसले हल नहीं कर सकते, एंड दे नो इट एंड दे हैव नो पावर टू डू इट। ठीक है, ये एक अलग बात है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम बात करते हैं ना अक्सर डेप्रिवेशन की, और फिर लोग कहते हैं कि यार सिर्फ डेप्रिवेशन मसला नहीं है। बिल्कुल सिर्फ डेप्रिवेशन मसला नहीं है, लेकिन ये तो पहले माने कि डेप्रिवेशन है। और मैं आपको एक हाल की एक मिसाल देता हूँ। अभी ग्वादर में पुरअमन मुजाहरे हुए थे, ठीक है। मैं इनको किसी मिलिटेंसी की सपोर्ट के साथ लिंक नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें कि एक मौलाना हिदायतुल्लाह, ठीक है, जो एक मुकामी लीडर है, बिल्कुल कोई मतलब ये अख्तर मेंगल नहीं है, ये कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है। उनकी कॉल पर हजारों लोग निकले और हफ्तों तक पुरअमन मुजाहरे किए गए, सिर्फ कि आप हमें अपने हक दें। अच्छा, हक भी क्या है कि पीने का पानी हो और रोजगार हो। अब अगर हम ग्वादर के एग्जाम्पल देखें सर, हम बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो बना सकते हैं, हम सेलिब्रिटीज को वहां ले जाकर उनकी फोटोशूट करा सकते हैं, बिल्कुल करें, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इफ डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड द पीपल, तो आपका क्या ख्याल है कि लोगों का क्या राय होगी उस डेवलपमेंट के बारे में? देखिए अगेन, ये बात मुस्तफा ने कल की थी तो मेरे भी अपने शो पे, कि माओ सी संग ने कहा था कि गोरिल्ला हैज टू लिव अमंग द पीपल लाइक अ फिश इन द वाटर। सही है। अब एक तो इसकी कोई अगर किसी को ये सुना, वो कहेंगे यार अगर पानी को ही हम तबाह कर दें तो फिर गोरिल्ला नहीं बचेगा, लेकिन दैट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल। आपने सपोर्ट कम करनी है। मैं मानता हूं आपने जो बात की, जो वेपनरी की, वो वेपनरी मैंने भी देखी। इट इज एन M4 राइफल विद एन इंफ्रारेड स्कोप। ये कोई बच्चों का काम नहीं है यार, ये कोई 1-2 दिन की ट्रेनिंग में आपको नहीं मिलता। बिल्कुल फॉरेन इंटरफेरेंस है और लो कॉस्ट है उनके लिए, बड़ा आसान है उनके लिए कि थोड़े से पैसे खर्चे और एक पूरा प्रोविंस आपने डिसरप्ट कर दिया, आपने फॉरेन विजिट्स डिसरप्ट कर दी। दो किस्म की सपोर्ट होती है, एक्टिव सपोर्ट होती है और पैसिव सपोर्ट होती है। एक्टिव सपोर्ट होती है लोकली कि जी हमने उनको पनाह दी, हमने उनके लिए स्काउटिंग की, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक्टिव सपोर्ट। पैसिव सपोर्ट है कि यार हमने देखा कि वो गुजर रहे हैं, हमने किसी को बताया नहीं कि चलो होने दो, राइट। विदाउट 1 or 2 of these factors कोई इंसर्जेंसी ऑपरेट नहीं कर सकती, चाहे जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रेनिंग हो। सही है। एक हद, और
मैं जब बात कर रहा हूँ कि यू टेक द पीपल ऑन बोर्ड, आप हिस्सा दें यार। देखो हम तो अब रो रहे हैं ना कि यार हमारे चूल्हों में गैस नहीं है, हमारे पास गर्म पानी नहीं आ रहा, जहां से गैस पूरे। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है, वेरी क्विक भट्टी साहब, वेरी क्विक इस पे आंसर, मुझे ब्रेक लेना है। क्या ये वक्त आ गया है कि सबसे पहले इस्लामाबाद और पिंडी की जो क़यादत है ये आपस में बैठें और एक बड़ी खुले दिल से एक ऑनेस्ट डिस्कशन करें आपस में और तय करें कि इसको किस्सा रिजॉल्व करना है, सिवाय इसके कि ना अपनी जगह वो छोड़ें ना अपनी जगह छोड़ें, क्योंकि दोनों में गलतियां तो मौजूद हैं। और क्या ये हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे बलोचिस्तान का सिनेरियो पाकिस्तान के तीनों सूबों से मुख्तलिफ है। मैं नहीं समझता किसी भी दौर में इसको परमानेंट हल करने के लिए कोई पॉलिसियाँ देरपा बनाई गई हों। जो भी आया उसने अपना वक्त गुजारने के लिए किसी से गिव एंड टेक की। क्या हम पॉलिटिकल कह रहे हैं उधर प्रॉब्लम्स है, तो पॉलिटिकल तो उधर तो रिट ही नहीं है। उधर तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, उसकी उधर रिट है किसकी, ज़्यादा एरिया किसके पास है? क्या सी पैक में तबाही होती है तो इसका बेनिफिशरी कौन होगा? बलोचिस्तान में तरक्की होती है तो देखना यह है उसका बेनिफिशरी कौन होगा? क्या जो बंदरगाह ग्वादर बन रही है और उसको फाल हो जाती है तो उसका नुकसान किस किस को होगा? इसमें मैं समझता हूं सियासी जमातें छोड़े, पाक फौज तकरीबन 80% सारा उनके पास है, और पॉलिटिकल पार्टियां चाहे हुकूमत में हैं या अपोजिशन में, बैठ के जब तक चंद सरदारों को अब नवाजने की बजाय उनके बुनियादी हकूक हल नहीं करेंगे, इस लाइक के अभी हमारे भाई कह रहे थे साफ पानी के लिए वो बेचारे चीखते रहे, पुकारते रहे। भाई आप उधर 50 स्टेडियम बना लो, अगर मेरे पास खाने के लिए रोजगार नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आपने भी वही बात की है जो आपने भी वही बात की है जो ज़रार कर रहे थे और मज़हर भी बात कर रहे थे, हम सारे ये कर रहे हैं कि बलूचिस्तान सरदारों का नहीं है, अवाम का है। और ये वक्त आ गया कि बजाय हम इंडिया के हैंडलर्स देखें, अफगानिस्तान के हैंडलर्स देखें, कभी ईरान की तरफ देखें, कभी यूए की तरफ देखें, पहले मेरा ख्याल है कि पिंडी इस्लामाबाद को बैठना होगा आपस में और इस पर एक ऑनेस्ट पॉलिसी और सोल्यूशन लेके चलना होगा। अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके ज़रा मियाँ साहब की बात करेंगे जो उनको लेटेस्ट उनकी वीडियो चली है जहाँ वो बहुत परेशान तो नहीं लग रहे, हालांकि डॉक्टर शाल के मुताबिक तो बहुत हो सकते हैं। उस पर बड़ी बहस चल पड़ी है कि ये हो क्या रहा है और इतनी सीरियस हो गई है कि जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट डिसमिस कर रही है शरीफ फैमिली, दूसरी तरफ हुसैन नवाज को आके उसकी सफाई देनी पड़ी है। आखिरी बारी वो एवन फील्ड से 1 माह पहले आए थे, तो उसके बाद पता नहीं जो हमने देखा क्या हुआ। तो अब देखना यह है कि इस बारी की सफाई क्या ख़ानदान को पहले की तरह महंगी तो नहीं पड़ेगी। इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। बड़ी बहस चल रही है जो वीडियो मियाँ साहब का निकला है जहाँ वो फैक्ट्री में गए हैं। कल रात को इंटरव्यू दिया हुसैन नवाज साहब ने अपना जियो को शाहजेब के शो में, और वैसे हाईलाइट अभी आपको सुनाता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अगर हुसैन नवाज समझ रहे थे कि शायद उनको कोई सॉफ्ट डीलिंग होगी तो हुई नहीं क्योंकि शाहजेब डिड अ ब्रिलियंट इंटरव्यू एंड ही डिड नॉट कट हिम एनी स्लैक, बल्कि एक पॉइंट आया जहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में भी आ गए हुसैन नवाज। लेकिन 2-3 की बातें ज़रा सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कुछ 4-5 माह पुरानी जो है ये फुटेज है, और ये आज जो है ना अपने इसके साथ नथी करके इसको ये रंग देके कि ये आज ही की या कल की बात है। मैंने ही जो है ना मियाँ साहब को इस चीज़ पे कन्विंस किया था, थोड़ी सी तब्दीली, आबो हवा की तब्दीली मिले, आगे इसका जो है ना अपना पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है। नहीं, किसी दूसरे की फैक्ट्री में जो है ना क्या गुनाह है कि उनको उनका प्लेटलेट क्यों गिरे थे। खुद डॉक्टर अदनान से जो है ना ये बात कही, नाम नहीं लूंगा किसने कहा है, कि खुदा का वास्ता है कि मियाँ साहब को आप यहाँ पे हमारे पास जो ना इलाज के लिए ना रहने दीजिए, ना हमारे पास जो है ना वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम जो है ना उनका यहाँ पे इलाज करें। हमने गेन किया है उसको हम रिस्क पे डाल के उनको वापस उन्हीं हालात में भेज दें कि प्रोसीजर्स, उनका इलाज उस वक्त खत्म होगा जिस वक्त उनके डॉक्टर समझेंगे। इमरान खान या उसके जो चेले चांटे हैं ना जी, उनकी जो है ना अपना असेसमेंट नहीं चलेगी यहाँ पे। मेडिकल रिपोर्ट जो है ना एक डॉक्टर का ओपिनियन होता है, आपको जो है ना मेडिकल रिपोर्ट दे के फैसला नहीं करते। मेडिकल से जो है ना भाड़ में जाए, जहाँ तक नहीं इनका ताल्लुक है, हमें जो है ना कोई परवाह नहीं है। और जिस वक्त रब्ता करना था चाहिए था उस वक्त रब्ता किया नहीं, अब रब्ता जो है उनसे किया गया डॉक्टर शॉल से। इंतहाई बदतमीजी के ऊपर
और गाली गलौज के ऊपर मबनी जो है ना इनको ईमेल लिखी गई हैं और जो है उन्होंने बाकायदा जो है ना हमें शिकायत की इस बात की, बहुत ही तौहीन आमेज और बदतमीजी से लबरेज खतूत और जो ना ईमेल न जाने क्या क्या जो है उन्हें भेजा गया है। जब माहौल उनकी सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए साजगार होगा, इंशाअल्लाह वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह पाक नीम के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। बड़ी साहब 5-6 सवाल बड़े की सवाल थे जो शाहजेब ने किए, बड़े इंटरेस्टिंग थे और उसमें 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट ये थे। उनका अगर इतने वो सेहत कर सकते हैं, फैक्ट्री में जा सकते हैं पूरा, उन्होंने कहा जी हमने डब्बा बुक कराया, वहाँ भी ट्रेन का डब्बा बुक करवाया उन्होंने, वहाँ चले गए और वो दुआ करने के लिए बेसिकली गए थे, बुज़ुर्ग थे, उनके बुज़ुर्ग की हैसियत से चले वो सारी बातें। उन्होंने कहा अगर इतने वो स्टेबल हो गए हुए हैं तो वापस आ जाए, और अगर आप समझते हैं कि कोई इन्वेसिव सर्जरी वगैरह भी नहीं हो सकती तो पाकिस्तान में आ जाए। लेकिन जो 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी, जब उन्होंने कहा कि आप जो उनके टेस्ट रिजल्ट्स क्यों नहीं भेजते, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं भेजेंगे, फिर वो गुस्से में भी आ गए। उन्होंने कहा जी ओपिनियन है, फिर उन्होंने कहा कि जी एक ऑफिशियल ने या जिसने भी बहुत बेइज्जती की, धमकियाँ दी डॉक्टर शाल की, डॉक्टर शाल के पास वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं रिपोर्ट करने के, वहाँ के कानून बड़े सख्त हैं, वो भी हमें चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन जो तमाम इस इंटरव्यू में 2 चीज़ें मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये थी, एक तब हुसैन नवाज़ आए थे अपनी सफाई देने, और अब इस मामले में अगर ये इतना उनके लिए बेमकसद सी थी वीडियो, एक ऐसे ही 5 महीने पुरानी वीडियो चली गई, तो हुसैन नवाज़ ने आके इतनी सफाई क्यों दी। और जितने की सवालात हैं कि एक तरफ आप कोरोना की बात करते हैं तो आप दूसरी तरफ एक्सपोजर ले रहे हैं, आप टेस्ट रिजल्ट्स देने पर तैयार नहीं हैं, आप हर बारी सवाल को ये उल्टा देते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं पूछा, तो अगर अब पूछ रही है तो हम भाड़ में जाएं। बड़ा एक मिक्स बैग आ रहा था, कैसे देख रहे हैं इसको? और इसका यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? रियली जो सपोर्टर है उसने कह रहा है मियाँ साहब चाह गए हो, जो दूसरा है उसने बुखिलाफ ही बोलना है। मैं मालिक साहब माफ़ी चाहता हूँ, एक तो वो बीमारी की वजह से गए ही नहीं, मैं इस बात को सच नहीं समझता। वो एक एग्रीमेंट NRO लेके गए ताकतवर हलकों से, उनकी इजाज़त से गए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, हुसैन नवाज को कहो कि आपको इंटरव्यू दे, मोहम्मद मालिक को मैं 3 सवाल करूँगा वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। जिस वक़्त नवाज शरीफ से कल उसका इंटरव्यू का टाइम तय हो रहा था हुसैन नवाज साहब से, उस वक़्त नवाज शरीफ की किससे पहले बात हुई, किसने ये अरेंज किया? ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट होती हैं। क्या इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बीमार है जिसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है? क्या पूरी पाक दुनिया में इस वक्त एंजियोग्राफी कहीं नहीं हो रही? क्या दुनिया में किसी को कोरोना नहीं हो रहा? मुझे बताएं हुसैन नवाज को आके सफाई क्यों देनी पड़ी इतनी? आखिर कोई ना कोई तो कहीं तो ये चीज़ चुप रही है, वीडियो तंग कर रहा है, वरना वो इग्नोर कर देते, जैसे हर बार इग्नोर कर देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। नहीं, उन्होंने सफाई नहीं दी। मेरे मोहतरम राना शमीम का भी आपने बयान देखा होगा। राना शमीम का बयान कहाँ रिकॉर्ड हुआ, कैसे हुआ? वो जिस बेचारे के नाम से छपा उसको तो पता ही नहीं था, उसको तो मैं कह रहा हूं पता ही नहीं था। मैं अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, 5-6 महीने पुरानी नहीं है वो। इस बिजनेस में पिछले 1 साल से इंटरेस्ट ले रहे थे। पहले 2-3 दफ़ा हुसैन नवाज साहब और उनकी फैमिली के लोग उस फैक्ट्री को देख के आए, वो वहाँ लगाना चाह रहे हैं। उसका पहले बयाना भी होने लगा था यहाँ सऊदीया में। वो जो उन्होंने गुफ्तगू की, मोहतरम हुसैन नवाज ने हकायक से बहुत दूर है। 4.5-5 घंटे गए थे, जब से मियाँ साहब गए हैं। वो मैं कह रहा हूँ कारोबारी वो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बीमार है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। जरा डू यू बाय दिस वर्जन जो हुसैन नवाज दे रहे हैं कि वो तो फैक्ट्री अजीज की थी, वो चले गए, देख रहे थे, वहां तो लगता है कोई प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन हो रही है और वो पाई चार्ट्स वगैरह फाइनेंशियल के वो चार्ट्स लग रहे हैं। वो कोई फैक्ट्री के सीन्स नहीं थे जब आप वो वीडियो में देखते हैं। अच्छा। तो वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है, सब कुछ है। इतना सीरियसली इनको रिस्पॉन्ड क्यों करना पड़ रहा है अगर इतनी बेमकसद सी चीज़ है? लेकिन 2 चीज़ों ने बड़ी क्लियर कर दी, हमने टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं देनी और आप भाड़ में जाएं सारे, हमने कोई जवाब नहीं देने। जी अच्छा मालिक, पहले तो क्योंकि गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, मुझे ये मानना होगा
आपके और आपके नाज़रीन के सामने कि मैंने ना वो वीडियो देखी है और ना मैंने हुसैन नवाज का इंटरव्यू सुना है, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया है आप किस चीज़ पर बात कर रहे हो। यार क्या फ़र्क पड़ता है ऑनेस्टली, मतलब देखिए मेरे लिए तो ये खबर ही नहीं है अब, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए भी ये खबर है। और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आपने इसकी तरफ इशारा किया था। देखें पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो जाहिर है यही कहेंगे कि ये देखें दोबारा ये ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये तो है ही झूठे, मनी ट्रेल कहाँ है, कैलिबरी वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा यही सवाल है ज़रार कि ये सफाई किसके लिए दिया हुसैन ने इतनी लंबी, क्योंकि जो इनके चाहे वो पीटीआई का सपोर्टर इमरान खान को क्वेश्चन नहीं करता, पीपल्स पार्टी वाला जरदारी साहब को नहीं करता, ये तो सारे बिल्कुल गुलामों की तरह चलते हैं। ये सफाई किसके लिए देनी पड़ी है हुसैन नवाज को? यार ये तो हुसैन नवाज ही बता सकते हैं ना आपको, मुझे नहीं पता। मतलब मैं नहीं कह सकता कि मेरी कोई चिड़िया बैठी हुई है उनके दिमाग के अंदर कि वो क्या सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं, नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं। आई हैव नो आइडिया। मुझे इतना पता है कि जब भी हुसैन साहब मंजर आम पर आए हैं और कुछ ऐसी चीज़ कही है तो जनरली नेगेटिव फॉल आउट ही हुआ है उसका। लेकिन दोबारा फिर हम जब नेगेटिव फॉल आउट की बात करते हैं तो किसके लिए? मैं अपनी बात से मुकम्मल कर लेता हूँ। जो मियाँ साहब नून लीग के सपोर्टर हैं, अगर वो तो मानने के लिए भी तैयार है कभी कभी प्राइवेटली और कभी कभी पब्लिकली कि हाँ बिल्कुल सर हमने गेम की है, क्यों नहीं, हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमने चीटर्स के साथ चीटिंग की है, बल्ले बल्ले, ठीक है, वो तो खुश होते हैं इस बात पे। तो पॉइंट इज कि यार ये सब कुछ बिफोर आई गो टू मजहर मुझे नहीं पता। ज़रार आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ, वो भी बड़ी सीरियस खबर इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही है। एक वीडियो चली है, पिक्चर्स चली हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने चाइना जाने से पहले बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन से मुलाकात की और उस मीटिंग में आर्मी चीफ भी बैठे हुए। तो इस्लामाबाद में अब ये भी जिक्र हो गया है कि यार ये जो ऑप्टिक्स हैं इसका मतलब ये है कि अब सबको समझ आ जानी चाहिए कि सब कुछ एक पेज पे है और अब अपोजिशन जो सी है ना इसके बुरे दिन आ रहे हैं। क्या इस्लामाबाद इस पिक्चर में ओवर रीड कर रहा है कि ये आपके ख्याल में इसका कोई है? एंड डोंट टेल मी कि मैंने ये पिक्चर भी नहीं देखी, इस्लामाबाद, एंड डोंट टेल मी दैट ऑफ द टाइम नहीं देखी मैंने, नहीं देखी, क्योंकि देखिए मेरे सामने इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है यार। मैं ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूँ, और दूसरी बात है कि इस वक्त ओवर रीड कर रही है यार, 99% वक्त इस्लामाबाद ओवर रीड ही कर रही होती है। मैंने एक और तस्वीर देखी थी, उसमें मैं बात करता हूँ, जिसमें इमरान खान साहब एक बड़ी कंफर्टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक हाई बैक चेयर पर। अब इसके ऊपर जितना तस्करा हुआ है ना यार, अब एक कोई छींकता है तो हम कहते हैं इस छींक का क्या मतलब है, ये खांस रहा है, ओ माय गॉड ये अपना सर क्यों खुजाल रहा है, जैसे कि हम कोई बैठे हुए हैं यहाँ पे साइकोमेट्री बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स यार। पॉइंट इज यार ये तो मतलब इतनी भी तो हमें नहीं करनी चाहिए ना। देखिए इट इज नॉट सो मच, ऑप्टिक्स को छोड़े, जो चीजें ग्राउंड पर हो रही होती है उसकी ज्यादा अहमियत होती है ना। तो ये जो ब्रेक है, अगर 1 पेज है, 2 पेज है, मुख्तलिफ किताबें हैं, 2 मुख्तलिफ शहरों में लाइब्रेरीज है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका प्रूफ आपके सामने आ ही जाएगा, उस वक्त चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। मजहर बड़ा थोड़ा टाइम है, आपका भी क्विक कमेंट पहले चाहूंगा कि क्या एक बयान को ओवर एनालाइज करना यार, ये मजहर क्या हम ओवर रीड कर रहे हैं चीजों को इस्लामाबाद में? और दूसरा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों आई है हुसैन नवाज साहब को कि 5 माह पुरानी थी और ये था वो था? क्या लग रहा है कि इनको प्रेशर जनरेट हो सकता है कोर्ट की तरफ से? या दूसरा क्योंकि हुसैन नवाज बोलते नहीं हैं और उनका बाकायदा इंटरव्यू देना, ये और बात है कि वो मेरे ख्याल के साथ हाथ हो गया, बिकॉज शाहजेब ने कोई उनको जगह नहीं छोड़ी उनके लिए। देखिए मालिक, हुसैन नवाज को जब भी मैंने सुना तो मैं इसलिए ये तो मैं कह रहा था हुसैन नवाज को जब भी मैंने सुना है मुझे यही लगा है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी गैर सियासी होते हैं। और क्योंकि वो हमें देखिए नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो है जो वो कर रहे थे, चाहे 1 महीने पहले या 4 महीने पहले, यही नवाज शरीफ साहब का असल बिजनेस है। उनको यही करना चाहिए था, वो यही कर रहे थे जब उनको सियासत में ड्रैग किया गया। उस पूरी फैमिली को ड्रैग किया गया। उनको सबसे पहले जो फैक्ट्रीज डी नेशनलाइज हुई, सबसे पहले इत्तेफाक वालों को मिल गई फैक्ट्रीज। उसके बाद पॉलिटिक्स तो उनसे करवाई गई है ना, पॉलिटिक्स उन्होंने की नहीं है, उनसे करवाई गई है।
नवाज शरीफ साहब जिनने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसको हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि उन्होंने सारे वो किए, लेकिन वो जेल जाने से घबराते हैं, वो जेल में रहते हुए घबराते हैं। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ये मैं कोई स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं दे रहा या स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये मैं उनके कोट अनकोट उन लोगों का बता रहा हूं जो नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में मिलते रहे हैं। कराची में 2000 की बात कह रहा हूं, मुझे बाकी अटक का और दूसरी जगहों का नहीं पता। अगर वो उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, और सबसे अच्छा है तो ये कि मियां साहब अपनी सेहत का, और वाकई वो बीमार हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बजाय इसके कि वो सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, वो जलसों से खिताब करते हैं। वैसे लास्ट 10 सेकंड्स, क्या आपके ख्याल में इस वक्त शरीफ खानदान उस बंदे को ढूंढ रहा होगा जिसने वीडियो बनाई थी? नहीं मालिक, बहुत सीधी सी बात है कि इमरान खान के, जिस तरह आपने शुरू में ये बात की ना, मैं इस पे इमरान खान से ही बातचीत हो रही है और किसी से बातचीत नहीं हो रही, और इमरान खान की बातचीत काफी हद तक सेटल हो गई है। ठीक, चलें, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाजी, मैं यहाँ पे जल्दी क्विकली बात करूँगा। काफ़ी दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में एक बात की थी कि 2 मुलाकातें इतनी एक अहम होने वाली हैं और तब फिर उसके बाद हो गई, जिसमें मैंने कहा था कि बहुत से मामला तय पाएंगे और शायद उसका जो नताइज हैं वो अपोजिशन के लिए इतने खुशाइन ना हो। अभी तक तो जैसे मज़र नहीं बात की, लग ये रहा है कि शायद ये बात उस तरफ चल रही है, लेकिन मेरे नज़दीक मियाँ साहब की वीडियो क्यों बनी, कितनी बनी, नई है पुरानी है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान का इशू। और जैसे हमने बार बार पॉइंट किया है, अब टाइमिंग रिकॉर्ड की सेटलमेंट इंशाल्लाह शायद हो जाए तो वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगी। और ये जो एक गोल्ड चेस्ट है पाकिस्तान की, अगर वहाँ पे सिर्फ मादनियात और ये नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो गई तो पाकिस्तान, वी आर टॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हम 6-6 अरब के लिए IMF के सामने हम नाक घसीटते हैं, ज़िंदगियाँ हराम हो गई हैं लोगों की। आज बलूचिस्तान का मसला हल हो जाए तो वो हमारी ज़िंदगियाँ बदल देगा। और कोई ये मसला ऐसा नहीं है, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एवरी मैन मेड प्रॉब्लम हैज़ अ मैन मेड सोल्यूशन। इसमें कोई खुदाई मसले नहीं है, इंसानों के बनाए हुए मसले हैं। आई थिंक वक्त आ गया है कि पिंडी और इस्लामाबाद को छोड़ दें, अफ़गानिस्तान, ईरान, UAE, इंडिया, ये मसला पिंडी और पाकिस्तान में पिंडी और इस्लामाबाद को बैठ के तय करना है कि वहाँ पे क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा और कौन सा इदारा और कौन से सिविलियंस किन हदूद और क़यूद में काम करेंगे और एक पॉजिटिव आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सीरियसली लें, ज़ुबैदा जलाल बहुत अच्छी हैं, शाहजैन बुख्ती बड़े मासूम होंगे, लेकिन ये लोग बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन या डिलीवरी नहीं दे सकते। संजीदा मामलात में संजीदा लोगों को आगे लाना होगा और रियल स्टेक होल्डर को डेवलप करना होगा। वायरलेस से काम हल नहीं होगा, ये ताने बाने से नहीं होगा, अपने हालात ठीक करने से होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।